नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है आपके अपने बुकट्यूब चैनल स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। जैसा कि हमने बताया था कि ये सीरीज़ हम इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ बेहतरीन किताबें जो हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है वो आपके सामने लाई जाए। लेकिन आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है रिवर्स सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम वो किताबें आपके सामने लाना चाहते हैं जो इंग्लिश में लिखी जा चुकी है लेकिन जो हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती है। तो इसी सीरीज़ की फर्स्ट किताब जो आज हम आपके सामने ला रहे हैं वो है अमीश त्रिपाठी जी की लिखित लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो शुरू करते हैं ये रिव्यू विद द राइटर्स इंट्रोडक्शन। वैसे अमीश त्रिपाठी जी को कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि वो इंडिया के एक रिनोन ऑथर बन चुके हैं। आईआईएम कलकत्ता से एमबीए करने के बाद उन्होंने अपना फिनांस का करियर इसलिए छोड़ दिया ताकि वो अपना पूरा कंसंट्रेशन राइटिंग के ऊपर डाल सके। आज तक उनकी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी है जिनमें से फर्स्ट 3 है शिवास ट्रायोलॉजी की जिसकी काफ़ी सराहना की गई है। उसके बाद उनके आई रामचंद्रा सीरीज जिसमें भी 3 किताबें शामिल है। इसके बारे में रीडर्स का मिक्स्ड ओपिनियन है। फिर उनकी एक नॉन फिक्शनल बुक आई इमॉर्टल इंडिया नाम से। और आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये किताब के साथ ही साथ अमीश जी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है एन इमॉर्टल राइटर सेंटर बुक। तो ये इमॉर्टल राइटर सेंटर की कंसेप्ट खुद अमीश जी ने इस बुक की प्रस्तावना में बताई है। तो अगर उनके ही शब्दों में बताया जाए तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारी स्टोरीज़ है जिनके ऊपर किताबें बनाई जा सकती है। तो एट द सेम टाइम वो इतनी सारी आइडियाज़ के ऊपर खुद काम नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने राइटर्स की एक टीम बनाई हुई है जिसमें से अलग अलग राइटर्स अलग अलग स्टोरी के ऊपर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। और आगे चल के अमित जी उस स्टोरी के ऊपर काम करके, उस ड्राफ्ट के ऊपर काम करके फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करके वो बुक अपने नाम से पब्लिश करेंगे। साथ ही साथ अमीश जी ये भी बता रहे हैं कि अगर वो राइटर जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है वो चाहे तो उनका नाम कवर पे आ सकता है, लेकिन अगर किसी रीज़न से वो एनोनिमस रहना चाहते हैं, वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते तो उनका नाम कवर पे नहीं आएगा। तो इसी सीरीज़ की उनकी फर्स्ट किताब है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। हालांकि ये किताब अभी सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश हुई है, लेकिन जैसे अमित जी की बहुत सारी किताबें जो है अब तक पब्लिश हुई वो हिंदी और बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होती है। ये किताब भी आपको आगे चल के रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो ये था राइटर्स इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं बुक की स्टोरी और राइटिंग के बारे में। तो बुक की स्टोरी है 11वीं शताब्दी की, जब शुरू होती है जब तुर्क सम्राट मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर चुके होते हैं इंडिया के ऊपर और सोमनाथ मंदिर को लूट रहे होते हैं। और सुहेलदेव के बड़े भाई मल्लादेव सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए उनके सामने खड़े होते हैं। तो बुक के शुरू में ही आपको महमूद गजनवी और मल्लादेव के बीच में एक संघर्ष पढ़ने को मिलता है, एक बैटल का छोटा सा नरेशन जो बहुत ही रोमांचकारक है और जो इस किताब की शुरुआत इंटरेस्टिंग बना देता है। फिर इस बुक की स्टोरी आगे बढ़ती है जब मल्लादेव की मृत्यु की खबर पहुंचती है श्रावस्ती के किंग मयूरध्वज और उनके छोटे बेटे सुहेलदेव तक। तो सुहेलदेव ये अच्छी तरह से जानते थे कि तुर्क सिर्फ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके नहीं रुकेंगे, वो आगे चल के इंडिया में बढ़ते चले जाएंगे और एक एक साम्राज्य जीतते चले जाएंगे। तो उस समय पे वो सुहेलदेव एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो अपने भाई के मौत का बदला लेंगे, साथ ही साथ अपने मातृभूमि की रक्षा भी करेंगे। लेकिन उस समय पे तुर्क सेना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही क्रूएल्स होने के साथ साथ बहुत ही फियर्स थी। वो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक मानी जाती थी। और उस समय पे जब हिंदुस्तान के राजा क्षात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध नीति को मानते थे, उसी समय तुर्क सेना किसी भी युद्ध नीति को ना मानते हुए सिर्फ एक ही युद्ध नीति जानते थे और वो है किस तरह से भी कैसे भी करके जीतना। तो इतनी बड़ी सेना का सामना करना किसी अकेले राज्य के बस की बात नहीं, ये सुहेलदेव और मंगलध्वज अच्छी तरह से जानते थे। और वो ये भी समझते थे कि तुर्क सेना का सामना करने के लिए उत्तर भारत के जो बाकी के राज्य हैं उनके साथ अलायंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये अलायंस बनाने में नाकामयाब रहते हैं और उसी समय सुहेलदेव ये तय कर लेते हैं कि तुर्क सेना का सामना करने के लिए कुछ अलग मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो वो कौन सा मार्ग चुनते हैं, आगे चल के वो अपने मार्ग में कितने सफल रहते हैं या फिर असफल हो जाते हैं,
उस मार्ग में आगे उनको कौन कौन से लोग मिलते हैं और वो लोग जो फाइनल बैटल होता है इंडियंस और तुर्क के बीच में, उसमें अपनी क्या भूमिका निभाते हैं और इस पूरे बैटल का क्या परिणाम होता है, ये सारी कहानी है ये इस बुक की। तो अगर इस बुक के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो कुछ घटनाओं का नरेशन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में ही आपको एक रोमांचक युद्ध का नरेशन पढ़ने को मिलता है। उसके साथ साथ उस समय पे जब तुर्क बहुत ही फियर्स, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूअल हुआ करते थे, तो उनकी ही ये क्रौर्यता का नरेशन भी आप इस बुक में अच्छी तरह से पा सकते हैं। एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तुर्क सेना ने बौद्ध धर्म के एक धर्मशाला पे आक्रमण किया होता है, तो किस तरह से वो धर्मशाला के जो प्रमुख रहते हैं, उनके धर्मगुरु रहते हैं, वो किस तरह से अपने साथियों की और अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए कैसे अपना खुद का बलिदान कर देते हैं। और ये सब करते वक्त उनका डिटर्मिनेशन और उनकी मन की जो स्थैर्यता है, इसका नरेशन जब आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक हिस्टोरिकल फिक्शन बुक जो एक वॉर के ऊपर बेस्ड है, वो बुक से एज अ रीडर आप कुछ अगर एक्सपेक्ट करते हो तो वो ये है कि आखिरी का जो वॉर होना चाहिए वो एक रोमांचकारी नरेशन होना चाहिए। तो इस फ्रंट में ये किताब आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। आखिरी का जो वॉर लिया गया है सुहेलदेव के लीड में इंडियन सेना और तुर्क सेना, इनके बीच एक वॉर का अच्छा नरेशन आप पा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट नरेशन है वॉर के ऊपर, क्योंकि हमने इससे भी अच्छे वॉर के नरेशन पढ़े हुए हैं, लेकिन हाँ, ये वॉर का नरेशन भी काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ इस बुक के कई निगेटिव पॉइंट्स भी जो मुझे लगे हैं, उनके बारे में मैं आपको रेटिंग सेक्शन में बताऊंगा। तो अगर बुक के कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो 3 सबसे बड़े कैरेक्टर जो बुक की शुरुआत में उभर कर आते हैं वो है फर्स्ट ऑब्वियसली सुहेलदेव, सेकंड तुर्क के सुल्तान मोहम्मद गजनी और तीसरे है मोहम्मद गजनी के भांजे सालार मसूद। तो अगर मोहम्मद गजनी और सालार मसूद में डिफरेंस देखा जाए तो मोहम्मद गजनी सिर्फ इंडिया पे रेड्स करके लूटपाट मचा के वापस चले जाते थे, लेकिन ये सालार मसूद ही थे जो इंडिया पे आक्रमण करके इंडिया को जीत के उसके इंडिया के लोगों के ऊपर रूल करना चाहते थे। तो सालार मसूद एक बहुत ही फियर्स, बहुत ही ब्रूटल सेनानी होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थे। उनका इंडियन फिलॉसफी, इंडियंस की मेंटालिटी, इंडियंस की संस्कृति और स्पेशली इंडिया की ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा अभ्यास था और अपने इसी नॉलेज का इस्तेमाल वो हर एक बैटल में इंडियंस के खिलाफ करते थे। तो इनका यही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अच्छे से बुक में नरेट किया गया है, जो काफ़ी उभर के रीडर्स के सामने आता है। तो इनके अलावा जो बुक के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है ऑब्वियसली सुहेलदेव। तो सुहेलदेव किंग का भी कैरेक्टर अच्छे से नरेट किया गया है कि वो कैसे इमैच्योर प्रिंस से एक मैच्योर सेनानायक बन जाते हैं, कैसे वो अपने अपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझने लगते हैं, कैसे उनके वो जो टैक्टिक्स होते हैं उनके प्रेडिक्शंस करते हैं और किस तरह से वो अपने साथियों को अपने भाई के जैसा ट्रीट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो एक आदर्श सेनानायक में जो जो गुण होने चाहिए वो सभी आपको सुहेलदेव जी के कैरेक्टर में नरेट किए हुए पा सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि सुहेलदेव जी का कैरेक्टर और भी अच्छी तरीके से नरेट किया जा सकता था, ताकि वो और भी अच्छी तरीके से उभर के रीडर्स के सामने आ पाता। इसी के साथ साथ बुक में और भी कई अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उन सब के बारे में और बुक की स्टोरी के बारे में हम अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के इस स्टोरी में कुछ सस्पेंस रिवील होते रहते हैं। तो इनके बारे में अगर हम अभी बात करेंगे तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। तो ये थी स्टोरी और इसके डिस्क्रिप्शंस और नरेशंस और कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं रेटिंग की। तो इस बुक को स्कूप द बुक देता है 3 स्टार्स, यानी कि एक बार पढ़ सकते हैं। और वो इसलिए, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जैसे कि इस स्टोरी के नरेशन के कुछ अप्स एंड डाउन्स है। जैसे मैंने अप्स पहले ही बताया आपको क्या प्लस पॉइंट्स है, उसी तरह कई सारे नरेशंस ऐसे हैं जो एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी पे चल रहे होते हैं। उसको एक अलग एंगल लेने की कोशिश की गई है सुहेलदेव की लव स्टोरी के द्वारा, लेकिन ये लव स्टोरी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती आगे चल के।
उसी के साथ साथ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्टोरी में जो कि मुझे लगा अगर नहीं भी इंट्रोड्यूस किए होते तो भी बुक की स्टोरी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स के बारे में एज अ रीडर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको आखिर तक नहीं मिलते। तो इसी के साथ साथ इस बुक में एक बिगेस्ट एलिमेंट जो मुझे मिसिंग लगा वो ये है कि अगर आपने अमीश जी की शिवास ट्रायोलॉजी पढ़ी होंगी तो आप वो बुक्स में इतना खो जाते हैं कि जब से बुक शुरू होती है तब बुक खत्म होने तक और उसके कई दिन बाद भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिवा की स्टोरी चल रही होती है। तो ये जो बुक में खो जाने वाली फीलिंग है ये मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी इस बुक में। हालांकि हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि ये बुक पूरी तरह से अमीश जी की नहीं है, ये एक टीम वर्क है और साथ ही साथ इस बुक को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। ये बुक 2018 में आनी एक्सपेक्टेड थी लेकिन आ गई 2020 में बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सीज, और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते राइटर्स को कुछ नरेशंस और कुछ रेफरेंस भी चेंज करने पड़े। तो शायद इसका इम्पैक्ट बुक के ओवरऑल स्टोरी इम्पैक्ट के ऊपर हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप इस बुक को लेट अलोन शिवास ट्रायोलॉजी किसी भी और बुक के साथ कंपेयर ना करते हुए एक अलग कंसेप्ट से लिखी जा चुकी अलग बुक के नज़रिए से देखोगे तो येस डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग रीड बन जाता है जो आप एक बार इसे इंटरेस्टिंगली पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी अलग राइटर की अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।